अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं उसमें सबसे पहले क्रोमेटिन को हमने देखना है। क्रोमोसोम, क्रोमाटिड, सिस्टर क्रोमाटिड, होमोलोगस क्रोमोसोम, जीन और अलील को, इन सब चीज़ों को हमने आज के लेक्चर में देखना है। अच्छा, आप सबको पता है कि एक ऑर्गेनिज़म की बॉडी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है सेल। तो हमें पता है एक ऑर्गेनिज़म के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो डिफरेंट टाइप के सेल्स डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ बनाते हैं, फिर टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम मिलके एक इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज़म बनाते हैं। तो एक ऑर्गेनिज़म के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जो ऑर्गेनिज़म के स्ट्रक्चर को भी बना रहे होते हैं, ऑर्गेनिज़म के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अब ये जो डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं ये अपना काम कैसे करते हैं? ये डिफरेंट टाइप के सेल्स इन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। हमें पता है न्यूक्लियस, ठीक है, जो न्यूक्लियस इनके फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की मदद से ये सेल्स डिफरेंट तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब इस जेनेटिक मटेरियल के बारे में आपको पता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसके बारे में आपने डीएनए का भी वर्ड सुना होगा, उसके बारे में आपने क्रोमेटिन का भी वर्ड सुना होगा, उसके बारे में आपने क्रोमोसोम का भी वर्ड सुना होगा और होमोलोगस क्रोमोसोम का भी वर्ड सुना होगा। इसके बाद जीन और अलील, ये सारे टर्म्स हम इस जेनेटिक मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं इन सारी टर्म्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो अब आपको पता है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है असल में वो बना होता है डीएनए। असल में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए, ठीक है, जो हमारे सेल्स के डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है वो होता है डीएनए। कैसे परफॉर्म कर रहा होता है? एक सेल अपने फंक्शन को इस डीएनए से सेल बनाता है डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स, और फिर वो उन प्रोटीन्स की मदद से सेल्स अपनी बॉडी के उन प्रोटीन्स की मदद से सेल्स डिफरेंट तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स बना के डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल असल में क्या है? डीएनए। अभी हम देखते हैं कि ये सारे जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं उनका मतलब क्या है। अब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो होता है क्रोमाटिन की फॉर्म में। तो क्रोमाटिन बना होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। तो क्रोमाटिन क्या हुआ? जो जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर पड़ा होता है इस फॉर्म में, इस तरह से, इस फॉर्म को हम कहते हैं क्रोमाटिन। तो आपको पता है एक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है ऑलमोस्ट, जो एक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो उसकी लेंथ होती है 3 मीटर। वो 3 मीटर साइज़ बहुत बड़ा है, 3 मीटर। उस 3 मीटर को कैसे एक सेल जो हमें नज़र भी नहीं आ रहा होता उसके अंदर रखना होता है, और उसको सही तरह से कॉइल करके सही तरह से उसे कंडेंस करके सेल के अंदर रखा जाता है, और उस फॉर्म को हम कहते हैं क्रोमाटिन। तो क्रोमाटिन क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमाटिन। असल में जो जेनेटिक मटेरियल एक सेल, नॉर्मल सेल जो डिवाइड नहीं कर रहा होता उसका, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था इस फॉर्म में, और इस फॉर्म को हम कहते हैं क्रोमाटिन, और इसको सेमी कंडेंस फॉर्म कहते हैं। सेमी कंडेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी लेंथ होती है ऑलमोस्ट, एक सेल के अंदर जो डीएनए की लेंथ होती है वो होती है ऑलमोस्ट 3 मीटर। और 3 मीटर को कैसे एक सेल के अंदर रखना है, उसको सही तरह से कॉइल किया जाता है, सही तरह से उसे कंडेंस किया जाता है, ठीक है। और उस कंडेंस, क्योंकि आगे इसने और कंडेंस होना होता है जब सेल डिवाइड करता है ना, तो सेल जब डिवाइड करता है तो उसने और कंडेंस होना है, तो इस वजह से हम इसे सेमी कंडेंस फॉर्म कहते हैं। तो सेल के अंदर ये जो सेमी कंडेंस फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं क्रोमाटिन। तो क्रोमाटिन किससे बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। तो डीएनए का तो आपको पता है ये न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है इस तरह से, और ये डीएनए इस तरह से, ये अगर डीएनए है तो ये इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड कॉइल हुआ होता है इस तरह से। जो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, इसके अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो क्रोमाटिन
मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, और ये सेमी कंडेंस फॉर्म है। अच्छा, अब आपको पता है कि जब सेल डिवाइड करता है, जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो सेल के डिवीजन की दो स्टेजेस होती हैं मेजर। एक को हम कहते हैं इंटरफेस, दूसरा होता है माइटोटिक फेज, जिसमें या तो मियोसिस होती है या तो माइटोसिस होती है, या तो मियोसिस या तो माइटोसिस। अब इंटरफेस को आपको पता है, इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं G1 फेज़, G2 फेज़, S फेज़ और G0 फेज़। ठीक है, ये इंटरफेस, इस इंटरफेज़ में जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी जो डीएनए होता है उसकी रेप्लिकेशन होती है। इंटरफेस का जो S फेज़ होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन होती है, और माइटोटिक फेज़ में फिर आगे जाके न्यूक्लियस की डिवीजन और फिर उसके बाद सेल की डिवीजन होती है। अच्छा, आप देखें, अब आपको पता है कि जो माइटोटिक फेज़ होता है या मियोसिस या माइटोसिस में, उसको फर्दर हम आगे डिवाइड करते हैं। अगर माइटोसिस की बात करें तो उसको प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़, ये 4 फेजेज़ हैं, उनमें डिवाइड करते हैं। अब प्रोफेज़ का करैक्टर क्या है? प्रोफेज़ में जो क्रोमाटिन होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम कह रहे होते हैं क्रोमाटिन, एक नॉर्मल सेल के अंदर जो डिवाइड नहीं कर रहा होता उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है क्रोमाटिन की फॉर्म में, वो क्रोमाटिन की फॉर्म में होता है। लेकिन जब सेल डिवाइड करता है ये क्रोमाटिन और कंडेंस फॉर्म में आ जाता है, और कंडेंस हो जाता है, जिसे हम हाईली कंडेंस फॉर्म कहते हैं। और उस हाईली कंडेंस फॉर्म को हम कहते हैं उस हाईली कंडेंस फॉर्म को हम कहते हैं क्रोमोसोम, और वो फॉर्म होती है इस तरह से, ये जो आपको नज़र आ रही है। तो हाईली कंडेंस फॉर्म को हम कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन के कौन से फेज़ में होती है? प्रो फेज़ में। जो क्रोमाटिन होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो और ज़्यादा कंडेंस होता है और कौन सी शक्ल बना लेता है? क्रोमोसोम की शक्ल बना लेता है। और एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमाटिड प्रेजेंट होते हैं। ये एक क्रोमाटिड की मैंने बनाई है, ये एक क्रोमाटिड है, तो एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमाटिड प्रेजेंट होते हैं। और इन दोनों को, ये जो दो इन्हें हम कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड, इन दोनों को भी हम कहते हैं सिस्टर, जबकि ये दोनों जो हैं ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है। ये दोनों इस तरह से, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमाटिड हैं, लेकिन ये दोनों और इस तरह से हम कहते हैं ये दोनों, इस साइड से अगर देखें तो वो सिस्टर क्रोमाटिड है, सिस्टर क्रोमाटिड। अब इनको सिस्टर क्रोमाटिड क्यों कहते हैं? ये दोनों असल में ये इसी की कॉपी होती है। ये वाली जो बनती है ना, ये सिस्टर क्रोमाटिड, ये जो दोनों क्रोमाटिड एक क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये एक दूसरे की कॉपी ही होते हैं, बिल्कुल कॉपी होते हैं। आपको पता है एस फेज़ में जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं, एस फेज़ में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसकी रेप्लिकेशन हो जाती है। अगर मैं कहता हूँ कि एस फेज़ ना हो और ये एक सेल का जेनेटिक मटेरियल है, वो बग़ैर एस फेज़ के कंडेंस होता है, बग़ैर एस फेज़ के अगर वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन क्योंकि एस फेज़ में उसकी रेप्लिकेशन हुई होती है, तो हर एक जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, उसके अंदर 2 सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं। अब 2 सिस्टर क्रोमाटिड क्यों होते हैं? क्योंकि एस फेज़ में उसकी कॉपी बनी हुई होती है। और इन दोनों सिस्टर क्रोमाटिड के ऊपर सेम सेम जीन होते हैं और सेम सेम करैक्टर के लिए जीन्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके ऊपर अगर आई कलर के लिए जीन है ब्लू वाला, तो उसके ऊपर भी वही होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कॉपीज़ हैं। और ये कॉपी आपको मैंने बता दी कब बनती है? ड्यूरिंग एस फेज़, जब जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन होती है। तो हमें पता है वैसे हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम रहते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग एस फेज़ ये क्रोमोसोम 46 ही होते हैं, लेकिन हर एक क्रोमोसोम की साथ में कॉपी बन जाती है। अगर वो रेप्लिकेशन के बगैर कंडेंस होता है तो वो इस तरह से, इसे भी हम एक क्रोमोसोम ही कहते हैं, लेकिन इसके अंदर एक क्रोमाटिड है।
ये भी अब एक ही क्रोमोसोम है लेकिन इसके अंदर एक क्रोमेटिड है, तो अब इसको हम कहते हैं ये, अब ये भी एक क्रोमोसोम है लेकिन इसके अंदर दो सिस्टर क्रोमेटिड। तो एस फेज़ में कॉपी बनने के बाद वैसे हमारी बॉडी के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम, ठीक है, और 46 क्रोमेटिड भी होते हैं, ठीक है। लेकिन आफ्टर एस फेज़ हमारे सेल के अंदर ये क्रोमेटिड, उसी को हम कह रहे थे, हमारे सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो तो 46 ही रहते हैं, लेकिन जो क्रोमेटिड होते हैं वो हो जाते हैं 92 क्रोमेटिड। यानी ये इस तरह से ऐसे हर एक जो क्रोमोसोम होता है वो इस फॉर्म में आ जाता है ऐसे, और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अटैच होते हैं सेंट्रोमेयर की मदद से, ठीक है। और इस सेंट्रोमेयर के ऊपर एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन, काइनेटोकोर, ठीक है। तो ये होता है क्रोमोसोम। अच्छा, तो ये मैंने मेंशन भी किया है कि ये वैसे जो क्रोमोसोम या क्रोमेटिड इस तरह से होता है, लेकिन आफ्टर रेप्लिकेशन जो क्रोमोसोम या क्रोमेटिड होता है वो इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम, यानी आफ्टर रेप्लिकेशन एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड आ जाते हैं जिन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि एक जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म या डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स, उनके अंदर हर एक क्रोमोसोम की कॉपी मौजूद होती है। डिप्लॉइड सेल्स के अंदर हर एक क्रोमोसोम की कॉपी मौजूद होती है, जिसमें एक कॉपी मदर से आती है और दूसरी कॉपी फादर से आती है। तो जैसे अब ह्यूमन है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम, यानी 23 होते हैं, 23 पेयर्स हैं और 46 क्रोमोसोम हैं। तो जो 23 पेयर हैं, अगर उसमें सिर्फ हम पहले पेयर को लें यानी फर्स्ट पेयर को लें तो उसके अंदर दो क्रोमोसोम होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब ये दोनों, इनमें से एक, ये फॉर एग्जांपल ये वाला मदर से आया है और ये वाला फादर से, इन दोनों को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी डिप्लॉइड सेल्स के अंदर हर एक क्रोमोसोम की दो कॉपीज़ होती हैं और उन दोनों कॉपीज़ को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ये सिस्टर क्रोमेटिड थे पीछे हम जो देख चुके हैं, इनका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जिक्र होमोलोगस क्रोमोसोम का। तो 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, यानी 23 पेयर हैं और हर एक पेयर जो होता है वो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम। तो हर एक पेयर के अंदर जो दो क्रोमोसोम होते हैं उसमें से एक मदर से आता है और दूसरा फादर से आता है, उनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अब होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या करैक्टर है? होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जिनके ऊपर जीन सेम ट्रेड्स के लिए होते हैं, ठीक है, सेम ट्रेड्स के लिए जीन्स होते हैं। अगर मैं कहता हूँ ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है तो इनके ऊपर जीन्स सेम ट्रेड के लिए होंगे। इसके ऊपर भी ये, अगर ये आफ्टर रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन से पहले होमोलोगस क्रोमोसोम है, रेप्लिकेशन के बाद ये होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे मैं कहता हूँ अगर ये होमोलोगस है तो इसके ऊपर सेम ट्रेड के लिए जीन्स होंगे। इसके ऊपर भी आई कलर के लिए है तो इसके ऊपर भी आई कलर के लिए होगा। इसके ऊपर भी अगर मैं कहता हूँ हाइट के लिए तो इसके ऊपर भी हाइट के लिए होगा, लेकिन जीन्स की जो फॉर्म है वो डिफरेंट हो सकती है। जीन तो एक कैरेक्टर के लिए होते हैं लेकिन जीन की जो फॉर्म होती है वो डिफरेंट हो सकती है। उन जीन्स की हम फॉर्म को भी देखते हैं। अब आपको पता है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जीन्स। ये जीन्स हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं और इन्हीं जीन्स से प्रोटीन्स बन रही होती हैं। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनके ऊपर सेम कैरेक्टर के लिए जीन्स होते हैं। अगर ये मैं कहता हूँ पहला होमोलोगस पेयर है, ठीक है, 23 पेयर्स में से पहला है, तो इनके ऊपर सेम कैरेक्टर के लिए जीन होते हैं। अगर इसके ऊपर हाइट के लिए जीन है तो इसके ऊपर भी हाइट के लिए जीन होगा। अगर इसके ऊपर आई कलर के लिए जीन है तो इसके ऊपर भी आई कलर के लिए जीन होगा, लेकिन उन जीन्स की फॉर्म डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ इसके ऊपर आई का है लेकिन वो ब्लू आई के लिए जीन है, और इसके ऊपर भी आई का है लेकिन वो ब्लैक आई के लिए है, यानी वो ब्लैक आई का जीन है, तो इन दोनों में से फिर डिपेंड करता है कौन सा पेयर, मतलब कौन सी जो कलर है वो बंदे के अंदर अपीयर होगा। तो इसमें से एक कोई मदर से आता है और दूसरा फादर से आता है। तो हर एक होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर एक क्रोमोसोम
हर होमोलोगस पेयर के अंदर एक क्रोमोसोम मदर से, दूसरा क्रोमोसोम फादर से। होमोलोगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन क्या हुई? दे आर क्रोमोसोम पेयर दैट आर सिमिलर इन लेंथ, जीन पोजीशन, जीन टाइप एंड लोकेशन। यानी इनकी लेंथ भी सेम होती है, इनके ऊपर जो जीन्स की पोजीशन होती है वो भी सेम सेम होती है, जीन की टाइप भी सेम सेम होती है। टाइप का मतलब क्या है कि इसके ऊपर भी अगर स्किन कलर के लिए है तो इसके ऊपर भी स्किन कलर के लिए होगा, उसी जगह पे होगा, ठीक है, जहाँ पे इसके अंदर है। और लोकेशन भी वही सेम सेम होगी, लेकिन उन जीन्स की फॉर्म डिफरेंट हो सकती है, सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो इनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो आपको पता है एक सेल्स के जो करेक्टर बना रहा होता है वो बना रहा होता है डीएनए, ठीक है। और एक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो होता है ऑलमोस्ट 3 मीटर। तो ये सारा का सारा डीएनए फंक्शनल नहीं होता। अगर मैं कहता हूँ ये सेल का डीएनए, तो इस डीएनए के ऊपर कुछ रीजन्स होते हैं, स्पेसिफिक रीजन्स जो फंक्शनल होते हैं, और उन स्पेसिफिक रीजन्स को हम कहते हैं जीन। तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट कंट्रोल पार्टिकुलर ट्रेट, फॉर एग्जांपल आई कलर। तो जीन डीएनए के ऊपर कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जो हमारे करैक्टर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जीन। और आपको पता है एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर हर एक क्रोमोसोम की जिस तरह से कॉपी मौजूद होती है, और उस क्रोमोसोम को उस कॉपी को हम कहते हैं, क्रोमोसोम की कॉपी को होमोलोगस क्रोमोसोम। इसी तरह से हर एक जीन की कॉपी भी होती है। तो उस जीन की कॉपी को, या उस जीन की हर एक जीन की फार्म्स होती हैं, या हर एक जीन की दो फार्म्स होती है, या हर एक जीन की 2 कॉपीज़ होती हैं। उन कॉपीज़ को हम कहते हैं अलील, ठीक है। तो जीन जिस जिस फार्म में हो सकता है उसको हम कहते हैं अलील, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ जीन इज़ कॉल्ड अलील। जीन क्या है? पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल आवर कैरेक्टर्स। वो जीन किस फॉर्म में हो सकता है उसे हम कहते हैं अलील। फॉर एग्जांपल, अब ये मैंने आपको बताया कि ये डीएनए है, डीएनए के ऊपर ये स्पेसिफिक रीजन है, ये किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, इसे हम कह रहे हैं जीन। तो ये जीन किस किस फॉर्म में हो सकता है, उस फॉर्म्स को हम कहते हैं अलील। तो अच्छा, अब आई कलर की एग्जांपल जैसे मैंने आपको दी, तो आई कलर फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर आई कलर के जीन के लिए 2 फॉर्म्स प्रेजेंट है। यानी उसके अंदर ब्लैक आई का भी जीन प्रेजेंट है और ब्लू आई का भी जीन प्रेजेंट है। और वो दोनों ब्लैक और ब्लू आई के जीन्स वो दोनों प्रेजेंट होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पे, एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे। तो पेयर के एक क्रोमोसोम पे ब्लैक वाला जीन होगा, दूसरे के ऊपर ब्लू वाला जीन होगा, और जीन की इन दोनों फॉर्म्स को हम कहते हैं अलील, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर इन दोनों में से कौन सा अपीयर होता है। तो ब्लैक और ब्लू में यूजुअली ब्लैक वाली ही अपीयर होती है। तो फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये वाला अगर क्रोमोसोम मदर से आया है, तो ये वाला अगर फादर से आया है। अगर ये मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल अगर ये पहला क्रोमोसोम है, तो इस पहला क्रोमोसोम पेयर है, तो इसमें ये वाला क्रोमोसोम मदर से है जिसके ऊपर ब्लैक वाला जीन है, और ये वाला फादर से है जिसके ऊपर ब्लू वाला जीन है। तो ये दोनों जीन्स की जो फॉर्म है, इन दोनों फॉर्म को हम कहते हैं अलील। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज़ कॉल्ड अलील। अब जो गैमेट्स होते हैं ना, जैसे एग और स्पर्म हो गया, उनके अंदर हर एक जो ट्रेट होती है उसके लिए एक एक जीन होता है, यानी एक एक अलील होती है हर एक ट्रेट के लिए। तो यहाँ पे जो सोमैटिक सेल्स होते हैं बॉडी के, और सेल्स जर्म सेल्स के अलावा बाकी जितने भी सेल्स होते हैं, उनके अंदर एक जीन की 2 फॉर्म्स होती है, और उन दोनों फॉर्म्स को हम कहते हैं अलील। तो आवर सेल्स हैव 2 अलील फॉर ईच जीन। तो हमारी बॉडी के जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं उनके अंदर हर एक जीन के लिए 2 क्या प्रेजेंट है? अलील। और वो दोनों अलील कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर।